मेजर एलिमेंट कितना % बनाते हैं सेल का, कमेंट में बताएं। 99। और माइनर एलिमेंट कितना % बनाते हैं और ट्रेस कितना बनाते हैं? माइनर <1 और ट्रेस 0.01 से भी कम। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। तो भाई ये कंपोजिशन है सेल की। अगर आपके सामने मैं सेल रखूं, एक सेल हो प्रोकैरियोट का यानी बैक्टीरिया का, और दूसरा सेल हो यूकैरियोटिक का, यूकैरियोट से मैं सेल लेता हूं मैमल का, मैमल्स जो दूध देने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनका, तो इनके बीच क्या डिफरेंस है कि सेल में वाटर कितना होगा? आप कहेंगे सर दोनों सेल्स में 70% अंदाजन होता है वाटर। और प्रोटीन कितनी होगी? आप कहेंगे सर प्रोकैरियोट में 15% और यूकैरियोट में 18% होती है प्रोटीन। किसमें ज्यादा है प्रोटीन बताएं? और अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछ लूं तो यहाँ पे 3% और यूकैरियोट में 4%। किसमें ज्यादा होते हैं कार्बोहाइड्रेट? यूकैरियोट में। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, ठीक है। और अगर लिपिड का पूछ लूं तो यहाँ पे 2% और यहाँ पे 3%। यहाँ तक चीजें पानी के अलावा यूकैरियोट में ज्यादा हैं। अगर इसके आगे मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए बताएं कमेंट में, यूकैरियोट में कितना है और प्रोकैरियोट में कितना है? प्रोकैरियोट यूकैरियोट में 0.25, ठीक है। 0.25% मतलब 1% भी नहीं, 1% से भी कम, ठीक है। और बताएं प्रोकैरियोट में डीएनए कितना होता है? प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है वो होता है 1.1% आई थिंक, है ना। डीएनए ज्यादा होता है। और आरएनए जो है वो जो आरएनए होता है वो प्रोकैरियोट में होता है 6% और यूकैरियोट में होता है 1.1%। अब देखें, सुने मेरी बात, समझें, मुझे समझाएं। ये एक सेल है प्रोकैरियोट, ये एक सेल है यूकैरियोट। ये प्रोकैरियोटिक का डीएनए है और ये यूकैरियोटिक का डीएनए है। बड़ा डीएनए किसमें है? यूकैरियोट में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने ज्यादा है? यूकैरियोट में। मगर क्यों मैंने डीएनए थोड़ा लिखा है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक डीएनए? आप कहेंगे सर ये जो डीएनए है सारा इसके डीएनए से ज्यादा है, मगर ये जो डीएनए है प्रोकैरियोट का 1.1%, ये इस सेल का 1% है। और ये जो डीएनए है इस सेल का 0.25% है। ये बड़ा सेल है, इस बड़े सेल के अंदर जो डीएनए है इस सेल की परसेंटेज से कम है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डीएनए अगर मेजर करें तो ज्यादा यूकैरियोट का होगा, मगर प्रोकैरियोट का डीएनए प्रोकैरियोट से सेल की परसेंटेज में ज्यादा है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक का डीएनए यूकैरियोटिक सेल की परसेंटेज में कम है। तो परसेंटेज कम है। और एक सेल है प्रोकैरियोट तो सारे काम इसको करने हैं, सारे आरएनए इसके पास हैं, तो आरएनए 6% होते हैं। और यूकैरियोट में आरएनए थोड़े होते हैं, क्योंकि 200 टाइप के सेल्स हैं आपके बॉडी में। हर सेल अपना जुदा जुदा काम करेगा। हर काम करने के लिए डीएनए से आरएनए, जो लिवर में काम होगा प्रोटीन बनेगी वो किडनी में होगी, वो ब्रेन में होगी, वर्ड में होगी नहीं ना। तो कुछ टाइप के आरएनए कहाँ बनेंगे, कुछ कहाँ, जनरली एवरेज देखेंगे तो आरएनए कम है। ये तो देख लें बुक में, ये मैंने सही लिखा है डीएनए 1.1%, देख तो लें। देखा ही नहीं मैंने शायद,
रट्टे वाली चीजें हैं ना, इधर उधर हो सकती हैं। और अदर मालिक्यूल की बात करूं, अदर मालिक्यूल इसमें भी 2%, इसमें भी अदर मालिक्यूल का मतलब है जो है डेरिवेटिव, ये 1% है, 1.0, ठीक है, 1% है डीएनए, ये 1%, 1.1 सही है, इसमें शक था मुझे या इसमें, मगर ये सही है। चलो, जो अदर मालिक्यूल हैं ये दोनों सेम है, और इनऑर्गेनिक चीजें जो हैं, इनऑर्गेनिक चीजें ये भी 1 अगर सारा मैयर कर लें तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। 100 में से सबसे ज्यादा पानी है, उसके बाद प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड हैं, फिर अदर मालिक्यूल हैं, फिर आरएनए है, फिर जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, आखिर में कम डीएनए है। यहाँ पे देखेंगे तो पानी सबसे ज्यादा है, प्रोटीन दूसरे नंबर पर, लिपिड कार्बोहाइड्रेट तीसरे नंबर पर, और नहीं, प्रोटीन दूसरे नंबर पर, फिर आरएनए तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट है, पांचवें नंबर पर लिपिड और का अदर मालिक्यूल दोनों हैं, ठीक है। तो ये रटना नहीं है आपको, इतना इतना रटा नहीं, इतना रटा लगाना है कि प्रोटीन किस में ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट किस में ज्यादा है, और डीएनए और आरएनए किस में ज्यादा है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो चलो, ये तो देखें ना, 18 4 3 15 3 2 3 2, ये 4 3, यहाँ पे भी एक ज्यादा है, यहाँ पे भी एक ज्यादा है, यहाँ पे 3 ज्यादा है। तो ये आसान चीजें हैं, रट जाएंगी आपसे भी, जैसे मैंने रट्टा लगाया है। तो भाई ये है कंपोजिशन सेल की, ठीक है। अच्छा, अब सुने एक और बात, सुने एक और बात, सुने। एक प्रोसेस है जिसका नाम है कंडेंसेशन। पढ़ाया था मैंने कंडेंसेशन, थोड़ा पढ़ाया था, अब सुनिए डिटेल में। आप कहेंगे सर कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मोनोमर, चलो मैं ये मिटाकर, ये बुक में टेबल बनी हुई है ये, या मैं फिर भेज रहा हूं आपको टेबल, वो ही बनाई है बुक वाली, तो मैं नए बोर्ड पे पढ़ाता हूं ये चीज आपको, इनके काम की चीज है अभी। कंडेंसेशन सुने, कंडेंसेशन क्या है? आप कहेंगे सर ऐसा प्रोसेस जिसमें एक मोनोमर यानी माइक्रोमॉलिक्यूल प्लस दूसरा मोनोमर यानी माइक्रोमॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं, फिर तीसरा मोनोमर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मुझे बताएं जो कंडेंसेशन है सिंथेटिक रिएक्शन है या कैटालाइटिक है? सिंथेटिक है, मतलब बनाने वाला। कमेंट किया करें, कमेंट नहीं देते, मुझे लगता है आपको बात समझ भेजे में नहीं गई। सिंथेटिक है, तोड़ने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, बनने वाला है। जैसे मोनोमर और मोनोमर आपस में जुड़ेंगे तो बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड टूटेगा? बॉन्ड बनेगा। अब भाई मोनोमर में एक मैं लेता हूं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, दूसरा भी लेता हूं मैं अमाइनो एसिड, ठीक है। दो अमाइनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पहले अमाइनो एसिड को देख लें। अमाइनो एसिड में एक होता है कार्बन, एक होता है कार्बन जिसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। इसके साथ लगा होता है COOH। ये हो गया ना COOH, इसको मैंने ऐसे लिखा है COOH, COOH। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि होता ऐसे है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, एक वैलेंसी कार्बन इसके साथ बॉन्ड, एक इस ऑक्सीजन के साथ, बाकी बचे दो इस ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ 2 वैलेंसी क्यों है? क्यों बॉन्ड है 2? आप कहेंगे ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी है और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन से है, तो ये आपका अल्फा कार्बन
ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। और तीसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं NH2। ये भी ऐसे नहीं होता, ये कैसे होता है, ये होती है N, इस पे लगी होती है एक H और दूसरी H, NH2। ठीक है, मैं सिंपल इसको कैसे लिख रहा हूं, NH2। चलो भाई, 3 वैलेंसी होती है नाइट्रोजन के पास, एक इसके साथ 2 हाइड्रोजन के साथ, समझ गए होंगे। ये आपका अमाइनो एसिड है, इसके साथ एक चीज लगी होती है जिसको हम कहते हैं R, डिटेल में पढ़ाऊंगा कि R क्या है। और एक लगी होती है हाइड्रोजन। ये जो 2 ग्रुप है ना, ये अमाइनो ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप, नाम तो बताएं इन दोनों का, 1 का नाम बताएं और 2 का नाम बताएं। अमाइनो ग्रुप, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये बॉन्ड करेंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक अमाइनो एसिड इन ग्रुप्स के थ्रू दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मैं अब अमाइनो एसिड दूसरा ड्रा करूंगा, आप मुझे उसके पार्ट बताते जाएं। हाँ भाई, ये कौन सा पार्ट है, नाम बताएं। अमाइनो ग्रुप, ये कौन सा पार्ट है भाई, नाम बताएं। अल्फा कार्बन। ये कौन सा ग्रुप है, नाम बताएं भाई। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप। ये कौन सा पार्ट है भाई, हाइड्रोजन। ये कौन सा है, रेडिकल। रेडिकल इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये रिएक्टिव होता है। यहाँ पे किस अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन होगी, किस में CH3 होगी, किस में OH होगा, किस में क्या होगा। तो सारे जो टाइप है अमाइनो एसिड के, इसके ऊपर है। हर अमाइनो एसिड में NH2 होगा, अल्फा कार्बन होगा, COOH और हाइड्रोजन होगा, यही चेंज होता है, इसीलिए इसको रेडिकल कहते हैं। ये बात की चीज है। हाँ, तो भाई अब 2 अमाइनो एसिड बन गए आपके पास, एक ये और एक ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन हो गई, कंडेंस हो गए। कैसे जुड़ेंगे, अब देखें। अगर मैं यहां से इस OH को निकाल लूं, OH को यहां से मैंने निकाल लिया, OH चली गई भाई। OH क्या चला गया यहां से, OH। अगर OH चली गई तो सुने, ये कार्बन का एक हाथ खाली हो गया ना। कार्बन के पास कितने हाथ हैं, 4, 1 2 3 4 वैलेंसी है, हाथ कह रहा हूं मैं। ये OH इधर से गया, कौन निकालेगा, एंजाइम निकालेंगे। और ये जो NH2 है, ऐसी थी ना, NHH ऐसी थी ना, NH2। अगर इससे भी ये H निकल जाए तो यहां से क्या निकला, यहां से क्या निकला, H, यहां से क्या निकला, OH। तो नाइट्रोजन के कितने हाथ थे, 1 2 3। अब जो ये हाथ हाइड्रोजन निकला, यहां से OH निकला, तो एक हाथ कार्बन का खाली, एक हाथ नाइट्रोजन का खाली है ना, हाँ या ना, हाँ। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन आपस में बॉन्ड करेंगे, आपस में बॉन्ड करेंगे। नाइट्रोजन एक अमाइनो एसिड का, कार्बन दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को कहेंगे, कौन सा बॉन्ड भाई, इस रेड वाले बॉन्ड को कहेंगे ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज के बीच बॉन्ड होता, यानी शुगर के बीच बॉन्ड होता, तो भी प्रोसेस को कंडेंसेशन ही कहते, मगर बॉन्ड को कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यानी अमाइनो एसिड के बीच बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, तो बहुत एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, कितने अमाइनो एसिड आपस में जुड़े, 2। अगर दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बने तो 3 अमाइनो एसिड, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड बने तो 4 अमाइनो एसिड। ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो बड़ी चेन बन जाएगी, जिसको क्या कहेंगे भाई, राइट इन द कमेंट सेक्शन जल्दी। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कहेंगे फिर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कंडेंसेशन से क्या होता है, माइक्रोमॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल, यानी पॉलीमर बनते हैं। अब मुझे ये बताएं
क्या कंडेंसेशन में वाटर ऐड हो रहा है या वाटर रिलीज हो रहा है? आप कहेंगे सर रिलीज हो रहा है, यहां से OH निकला, वहां से H निकला। क्यों निकले? वैलेंसी खाली करने के लिए निकले। तो वाटर रिलीज, जब शैतान मॉलिक्यूल निकलता है ना, दो बंदों की आपस में जुड़ जाती है, बन जाती है। तो कंडेंसेशन को क्या मैं कह सकता हूं? देखें, कंडेंसेशन को क्या मैं कह सकता हूं? ये डिहाइड्रेशन यानी वाटर को निकालने वाला और सिंथेसिस प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। अब भाई अगर अगर फैटी एसिड और ग्लाइसरोल आपस में जुड़ते तो ये क्या बनता? कमेंट में बताएं। लिपिड बनती, और इसके बीच जो बांड होता उसे हम कहेंगे ईस्टर बांड। ईस्टर बांड प्रोसेस कंडेंसेशन ही होगा, पानी निकलेगा। शुगर के बीच बांड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बांड। कौन सी शुगर बनेगी? 2 ग्लूकोज डाइसेक्राइड, 3 ट्राइसेक्राइड, 4 टेट्रासेक्राइड, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा। तो ऐसे बनते जाएंगे पॉलीसेक्राइड। ठीक है, सवाल पूछता हूं। अगर 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 पूछूं सवाल, अगर एक प्रोटीन में 31 अमाइनो एसिड हैं, मुझे बताएं उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने? एक चेन है, उसमें 31 अमाइनो एसिड हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 30 बॉन्ड हैं, 30 बॉन्ड हैं। क्यों? आप कहेंगे सर एक अमाइनो एसिड और दूसरे के बीच एक बॉन्ड, तीसरे के बीच दूसरा बॉन्ड, चौथे के बीच तीसरा बॉन्ड, पांचवें के बीच चौथा बॉन्ड। 1 2 3 4 बॉन्ड हैं। और अमाइनो एसिड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 अमाइनो एसिड तो 5 बॉन्ड, 7 अमाइनो एसिड तो 6 बॉन्ड। ठीक है, तो ये भाई मसला है जो आपने समझ लिया डिटेल से। अब इसके अपोजिट एक रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। क्या? हाइड्रोलाइसिस। क्या है भाई हाइड्रोलाइसिस? क्या है? आप कहेंगे हाइड्रो का मतलब है पानी, लाइसिस का मतलब है तोड़ना। पानी को ऐड करके मॉलिक्यूल को, कौन से मॉलिक्यूल को? मैक्रो मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इज कॉल्ड है हाइड्रोलाइसिस। क्या मुझे बताएं हाइड्रोलाइसिस में मैक्रो मॉलिक्यूल टूट कर माइक्रो में कन्वर्ट होंगे, हाँ या ना? हाँ भाई बिल्कुल। तो भाई ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है। इनके बीच बॉन्ड कौन सा है? ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अगर आगे भी मैं चेन बनाता हूं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर यहां पे आपसे पूछता जाऊं मैं तो आप बताते जाएंगे हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? आप कहेंगे सर हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? क्या होगा? आप कहेंगे सर ये बॉन्ड बना हुआ है ना, नाइट्रोजन का कार्बन के साथ हाथ है, मतलब बॉन्ड है। इसको आप लालच दे दें, इसको आप यहां से तोड़कर कोई एंजाइम ले आए या थोड़ा ले आए, कोलाडी ले आए, इसको आप तोड़कर बॉन्ड को यहां पे इसको हाथ में दे दें OH, इसके हाथ चारों फुल हो जाएंगे, फिर ये बॉन्ड छोड़ देगा। और नाइट्रोजन को आप यहां से तोड़वा कर दे दें हाइड्रोजन, तो ये भी कार्बन से बॉन्ड तोड़ देगा। वो अलग अमाइनो एसिड, ये अलग। ऐसा है हाइड्रोलिसिस में, ऐसा है। हाँ भाई सब कह रहे हैं ऐसा ही है। तो भाई क्या मैं कह सकता हूं कि ये OH ये वाला और H ये वाली, ये दोनों आएंगे कहां से? वाटर से आएंगे। मींस वाटर जो होगा वो ऐड होगा H और OH में, टूट कर H नाइट्रोजन के साथ अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होगी, OH कार्बन के साथ अटैच होगी, कार्बोक्सिल ग्रुप बनाएगी, दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुदा। तो यहाँ पर वाटर ऐड होकर बॉन्ड को तोड़वाएगा, वाटर ऐड होकर बॉन्ड को तोड़वाएगा। एक को OH मिलेगी तो दूसरे को H, एक को OH मिलेगी तो दूसरे को H।
ऐसे काम होता जाएगा और बॉन्ड टूटते जाएंगे और जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में आप कहेंगे सर जो ना डाइजेशन होती है, जो डाइजेशन होती है उसमें ऐसा होता है, जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मोनोसेक्राइड में टूटकर, जो प्रोटीन होती है वो कन्वर्ट होती है अमाइनो एसिड में, जो लिपिड होती है वो कन्वर्ट होती है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में, जो डीएनए होता है या आरएनए होता है ये कन्वर्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में। यही तो है हाइड्रोलाइसिस, मैक्रोमोलेक्यूल का माइक्रो में कन्वर्ट होना। आर यू गेटिंग? ओके 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 ओके, यहां तक भाई क्लियर हो गया। अब सुने, कंडेंसेशन के लिए जो एंजाइम होगा उस एंजाइम को कहेंगे सिंथेटेज या सिंथेज। सिंथेटिक एंजाइम होगा जो वाटर को रिमूव कराएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन करवाएगा, पानी को रिमूव करवाएगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। और हाइड्रोलिसिस में जो एंजाइम होगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोलेज। क्या एंजाइम को कहेंगे? हाइड्रोलेज या कैटालेज भी कहते हैं, क्योंकि कैटालिसिस कह रहा है, तोड़ रहा है। दोनों एंजाइम यूज करेंगे एटीपी, एनर्जी खर्च करेंगे। ये पानी को ऐड करेगा, ये पानी को निकाल कर मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, वो तोड़ेगा। दोनों प्रोसेस जो हैं वो एक्टिव हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूम होगी। ऐसे ना मॉलिक्यूल बन सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इट मीन्स, मुझे बताएं अब मुझे बताएं, पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर्स का बनना, पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर्स का बनना, ये कंडेंसेशन है या हाइड्रोलिसिस है? चलो भाई एक पिक लेते हैं, सबने सही जवाब दिया। कौन बच्चा कहता है कि मैं कमेंट में जवाब नहीं देता? सुने सुने, आपके कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 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 मुझे या तो आगे पढ़ाने होते हैं, या तो वो अभी काम के नहीं होते, या तो वो मैं विद इन 5 मिनट डिस्कस करने वाला होता हूँ तो जवाब नहीं देता। अगर आपके सवाल ऐसे हो कि मैंने छोड़ दी पॉइंट, या मैंने ना कही ना डिस्कस की, कल वाले टॉपिक की थी, तो ऐसे सवाल मैं नहीं छोड़ता आपके। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आपका जो मैं जवाब देने वाला होता हूँ, कभी 3 4 5 क्वेश्चन होते हैं, सोचता हूँ जवाब दूंगा तो टाइम लग जाएगा, रिदम टूट जाएगी, यही सवाल मैं आगे बताऊंगा। तो काफी दफा ऐसा किया है मैंने, ऐसा करता हूं, ठीक है। एटीपी मीन, सुने ना, एटीपी एनर्जी का फॉर्म है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 9th में पढ़े होंगे आप, करेंसी ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में ये जो है, ये जो एटीपी है ये फॉर्म है एनर्जी का, करेंसी है एनर्जी की, ठीक है भाई। आज हमने कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस को पढ़ा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? वो है हमारा टॉपिक वाटर, ठीक है, वाटर। एनाबॉलिक रिएक्शन सारे नहीं होते ऐसे जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है, तो एनाबॉलेज नहीं कहेंगे। अभी अभी सुने, 10 मिनट पड़े हैं, वाटर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारा। अभी तक हमने ओवरव्यू लिया है बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल का, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स वगैरह का, उनके बनने और टूटने का। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। पहला जो टॉपिक है वो वाटर है। वाटर के बाद कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, लिपिड हैं और न्यूक्लिक एसिड हैं, फिर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं। चैप्टर पूरा
5 6 टॉपिक हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो वाटर का ओवरव्यू लेते हैं आज खाली। वाटर जो है इसका फार्मूला है H2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O। ये जो वाटर है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सेल के अंदर वाटर इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑल जो रिएक्शन है सेल के अंदर जो होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होंगे। अगर वाटर नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। वाटर नहीं होगा तो सेल को ड्राई वेट, ड्राई मास, इनएक्टिव सेल कह लेंगे। तो ऑल जो एक्टिविटीज हैं वो वाटर के अंदर होगी। क्या मैं कह सकता हूं कि वाटर जो है सेल के अंदर रिएक्शंस के लिए, काम करने के लिए मीडियम बनाता है, कंडीशन बनाता है। ठीक है, वाटर जो है चीज़ों को तोड़ने के काम आता है, तो इसे हम यूनिवर्सल बेस्ट एवर सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर जो है आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कैसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। वाटर आपके पीएच एसिड बेस बैलेंस को बैलेंस करता है। कैसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है, स्टेबलाइजर तौर काम करता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल। अभी सुनना क्या है, अभी सुनना क्या है, सुने। जो वाटर है वो सेल के अंदर 70% होता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर 99% है, जैसे जेलीफिश के अंदर 99% वाटर है, इसीलिए जेलीफिश का जो कलर है वो पूरे का पूरा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट, साफ शिफाफ, पानी में पड़ी होगी नजर ही नहीं आएगी, आप कहेंगे पानी है। ठीक है, दूध में दूध जैसी जेली जो डाल दें तो नजर आएगी, नहीं नजर आएगी ना। दूध में अगर काला एक तिलका डाल लें तो नजर आ जाएगा। तो पानी जब ज्यादा होगा तो पानी अपना कलर देगा ना। हाँ भाई, जेलीफिश के अंदर ज्यादा पानी होता है। अगर ब्रेन के सेल की बात करें और उसके अलावा सीड के सेल की बात करें, और ब्रेन नहीं बोन के सेल की बात करें और सीड, तो इनमें 20% वाटर होता है। अगर ब्रेन का नाम लिया तो ब्रेन की भी बात कर लेते हैं। ब्रेन के अंदर 85% वाटर होता है। नॉर्मल वाटर ये होता है, नॉर्मली सेल के अंदर ये होता है। टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक है, सेल के अंदर ऑस्मोसिस करता है, मूवमेंट इसकी को ऑस्मोसिस कहते हैं। एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है, ये कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज। अब भाई सुने, ये जो वाटर है इसकी हम केमिकल कंपोजिशन को आज देखते हैं कि कैसा बना है, बॉन्डिंग इसमें कैसी है। तो भाई देख लें, वाटर के अंदर एक है ऑक्सीजन, इसके पास कौन सी चार्ज है ऑक्सीजन के पास? नेगेटिव। वैलेंसी कितनी है? 2। पता है ना, 2 वैलेंसी है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड करता है एक हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी इसके साथ पूरी, और ये ऑक्सीजन बॉन्ड करता है दूसरे भी हाइड्रोजन से। तो H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब सुनिए, ये जो बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के हैं और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज की है। तो वाटर के अंदर हमें 2 चार्ज मिल रही हैं, इसीलिए हम वाटर को कहते हैं डायपोल मॉलिक्यूल। 2 पोल्स हैं, पोल मतलब साइड, चार्ज वाले। अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें एक ही चार्ज हो, पॉजिटिव, तो उसे हम डायपोल नहीं कहेंगे। 2 चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरी पॉजिटिव चार्ज है। तो कितने किस्म की चार्जेस हैं? 2। तो हम कहते हैं डायपोल है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाटर बना हुआ है H एंड OH का। सही कह रहा हूं मैं? वाटर बना हुआ है H और OH का। तो H के पास कौन सी चार्ज?
पॉजिटिव और OH के पास कौन सी चार्ज, नेगेटिव, ऐसा भी कह सकता हूं। समझ आ रही है? तो कितने पोल हो गए, 2 पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वाटर डायपोल है, या इसे हम पोलर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, पोल वाला। अब सुने, अब सुने, अब मुझे ये बताएं, क्या आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, क्या ये हाइड्रोजन की प्लस चार्ज कंप्लीट ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की कंप्लीट चार्ज नेगेटिव खत्म होती है? नहीं, नहीं। बॉन्ड करने के बाद, बॉन्ड कर, गौर से सुने मेरी बात, ये पहले नेगेटिव है, पहले नेगेटिव है, ये पहले पॉजिटिव है। जब बॉन्ड बना रहे हैं तो ये उतनी पॉजिटिव नहीं रही, ये उतनी नेगेटिव नहीं रही ऑक्सीजन भाई। पर फिर भी बॉन्डिंग के बाद, बॉन्डिंग करने के बाद फिर भी जो जो बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग होने के आफ्टर जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, स्लाइटली ऑक्सीजन नेगेटिव है, कौन, ऑक्सीजन, और स्लाइटली पॉजिटिव है, कौन, हाइड्रोजन। मतलब कंप्लीट शेयरिंग नहीं हो रही, शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड है, मगर इनकम्प्लीट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन बॉन्ड करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी नेगेटिव है, थोड़ी थोड़ी। तो अब मुझे बताएं, क्या ये ऑक्सीजन पहले ज्यादा नेगेटिव थी तो 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, अब थोड़ी नेगेटिव है तो दूसरे वाटर के हाइड्रोजन को क्या अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्या करेगी, नेगेटिव होने के नाते अट्रैक्ट करेगी, मगर जो बॉन्ड बनाएगी वो लूज बनाएगी, जो बॉन्ड बनाएगी वो कौन सा बनाएगी, वो लूज बनाएगी। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने बनाया है, इस बॉन्ड को कहेंगे कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड, जिसको हम डॉट से शो करते हैं, और ये बॉन्ड होता है वीक। और ये जो बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन वीक बॉन्ड, मैं पढ़ाऊंगा वाटर की जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं, क्योंकि ये बॉन्ड आप तोड़ेंगे फिर बन जाएगा। पता है, आपने वाटर को देखा है, वाटर को तलवार ले लें, एक बड़ी लंबी तलवार ले लें, लंबी, पानी से भी लंबी, उसको पानी को काटें तलवार से, क्या पानी कटने के बाद ऐसे जुदा हो जाएगा जैसे मारकर कट गई? नहीं। क्या होगा, तलवार क्रॉस करेगी, पानी जुड़ जाएगा। ऐसा ही है ना, क्यों जुड़ रहा है भाई पानी से? एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से तोड़ें फिर जुड़ जाएगा, तोड़ें फिर जुड़ जाएगा, तोड़ें जितना चाहे तोड़ लें जुड़ जाएगा, ड्यू टू द अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। तो मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, ये मैं एक वाटर बना रहा हूं, ये एक वाटर बना रहा हूं, एक, सुने, ये सेंटर वाला एक वाटर बनाया है। अब मुझे बताएं, इस एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं और कहां कहां पर? बताएं कमेंट में, मैं देख रहा हूं, स्क्रीन को इधर करूं मैं ताकि मैं देख सकूं आपके कमेंट। कितने वाटर अट्रैक्ट हो सकते हैं भाई? सुने, कितनी चार्ज है? 2 चार्ज थी ना नेगेटिव, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल ये अपने हाइड्रोजन के थ्रू अटैच होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के थ्रू ऑक्सीजन से अटैच हुआ, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी अपने हाइड्रोजन की मदद से अटैच होगा, यानी ऑक्सीजन 2 वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ रही है, और यही वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की वजह से
ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल है जिसकी ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके अटैच करेगी। आप कहेंगे सर 2 वाटर इसके ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होंगे और 2 वाटर इसके हाइड्रोजन के थ्रू कनेक्ट होंगे, हाँ भाई या ना? हाँ भाई या ना? राइट इन द चैट बॉक्स। तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, 4 वाटर के मॉलिक्यूल एक वाटर से जुड़ जाएंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर बिल्कुल जो है वो वाटर बनाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 से, और ये जो होगा एक 4 से एक 4 से एक 4 से मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। भाई अब ये आपने समझ लिया कि जो वाटर है वो। अब मुझे एक और तो बात बताएं, एक और बात तो बताएं, पीएच मालूम करते हैं आप? पीएच, हाँ करते हैं। तो वाटर की जो पीएच है वो कितनी है? पीएच का नाम मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन ऑन अ मॉलिक्यूल, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। तो जो पावर है वाटर के ऊपर, एक हाइड्रोजन है एक OH है, ऐसा समझते हैं। एक OH है और एक अकेली हाइड्रोजन है। मतलब सुने, आप मालूम करते हैं किसी मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन और OH में से ज्यादा कौन है, कम कौन है, या बराबर है। अगर दोनों H भी एक है OH भी एक है तो आप कहेंगे ये pH है 7। 7 मतलब कुछ भी नहीं, 7 मतलब न्यूट्रल। तो पानी की pH कितनी है भाई? पानी की pH कितनी है? 7। इसका मतलब एक H है और एक OH है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर H ज्यादा है OH कम है, क्या ज्यादा है? H ज्यादा है तो उसकी pH को कहेंगे एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है लो pH। एसिडिक का मतलब होता है लो pH। अगर किसी मॉलिक्यूल में H कम हो और OH ज्यादा हो, तो जिसमें OH ज्यादा होता है उसकी pH को हम कहते हैं बेसिक, और बेसिक का मतलब होता है हाई pH। अब बताएं एसिडिक कहां से होगी? एसिडिक कहां से होगी? 7 से कम। एसिडिक 6 5 4 3 2 1 0, ये एसिडिक है। 7 न्यूट्रल है और 7 के ऊपर जो pH होगी 8 9 10 11 12 13 और 14 तक, ये pH है बेसिक। तो वाटर की pH क्या है? न्यूट्रल। मगर पता है वाटर वर्क करता है एज अ एसिड भी और एज अ बेस भी। जब अपनी H यूज करे तो समझो ये यूज कर रहा है एज एसिड, जब अपनी OH यूज करे किसी रिएक्शन में तो ये काम समझ लें काम कर रहा है बेसिक। और तो वाटर की दोनों नेचर हैं। कितनी नेचर है वाटर की? दोनों। स्लाइटली एसिडिक भी है, स्लाइटली पॉजिटिव। क्यों भाई? कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं है ना, न्यूट्रल कंप्लीट नहीं है ना। वैसे तो जनरली न्यूट्रल मानते हैं, मगर दोनों चार्जेस हैं, एसिडिक और बेसिक है। तो इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। कौन सी नेचर? एम्फोटेरिक। एम्फो मतलब एम्फी मतलब दोनों, नेचर मतलब नेचर। एम्फोटिक ड्यूअल नेचर का मॉलिक्यूल है, एसिड भी है बेस भी है। अरे भाई ये क्या बड़े काम का मॉलिक्यूल है, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने वाटर का जस्ट इंट्रो किया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े वाटर के। मैं ये बोर्ड मिटा रहा हूँ तो आपको प्रॉपर्टीज के नाम लिखवा रहा हूँ, और कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वाटर की प्रॉपर्टीज को, कि जो प्रॉपर्टीज हैं कौन सी हैं वाटर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख लेते हैं। भाई वाटर जो है
वाटर और वाटर के बीच अट्रैक्शन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? राइट इन द कमेंट सेक्शन। कोहेसिव फोर्स है ना, कोहेसिव फोर्स कहते हैं इसको। और वाटर सेल मेम्ब्रेन में पढ़ाया था मैंने, लिपिड से क्रॉस नहीं करता, वाटर पोलर है, लिपिड नॉन पोलर है। याद है लिपिड क्यों नॉन पोलर थी? क्योंकि लिपिड में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, तो लिपिड नॉन पोलर है। तो पानी जो पोलर होगा उसको डिसॉल्व करेगा, उसमें जज़ब होगा, वो पानी को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कॉटन है, प्रोटीन है, मैंने बताया था। तो पानी हाइड्रोफिलिक चीजों के साथ वो अट्रैक्ट करता है, उनमें एब्जॉर्ब होता है। तो हाइड्रोफिलिक चीजों के साथ पानी का जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स सेलुलोज के साथ सबसे ज्यादा, और म्यूसिलेज के साथ, प्रोटीन के साथ। क्या मुझे बताएं? एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल, ये लिपिड के साथ हो सकता है पानी का? कमेंट में तो बताएं। नहीं, पूछने जो क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि वाटर स्टेबलाइजर है, हीट को कैसे बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, एवापोरेट कैसे होता है, ठीक है, पीएच कैसे मेंटेन करता है, आयोनाइजेशन में कैसे रोल प्ले करता है, आयन कैसे बनाता है 25 सेंटीग्रेड में, और उसके बाद एवापोरेट होकर कूलिंग इफेक्ट कैसे पैदा करता है स्वीट प्रोड्यूस करके, उसके बाद बफर तौर कैसे काम करता है, न्यूट्रल तौर काम कैसे करता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि डेंसिटी वाटर की आइस में जब कन्वर्ट होगा तो आइस की डेंसिटी कैसे लो हो जाएगी, क्यों बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीजें कल पढ़ेंगे। कोहेसिव फोर्स कल डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज इतना समझ लें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल, एक पानी और दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, दोनों आपस के साथ अटैच हुए हैं। कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हैं? अजिया आप बताएं, आपने सवाल पूछा है, इंग्लिश क्लास होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा मुझे बताएं, कमेंट में बताएं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कोहेसिव फोर्स पैदा कर रही है, या ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल, 4, 500 लैक्स मिलियन ट्रिलियन वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्डिंग। अच्छा, एक और सवाल था मगर मुझसे चला गया जहन से, क्या पूछना था? हाँ, जो पानी को आप काटेंगे, हीट देंगे, उबालेंगे, बॉईल करेंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा तो पानी अकेला होकर उड़ जाएगा? एवापोरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड। सारी जो प्रॉपर्टीज है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इवन आइस में जो कन्वर्ट हो रहा है वहां पे एक्सपेंशन कैसे होगा, 4 सेंटीग्रेड में मैं पढ़ाऊंगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर सबसे हैवी होता है। ये सारी चीजें कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफी है भाई, बहुत हो गया आज के लिए, बहुत। नैन्सी ठारानी कह रही है कल आपने लिपिड पढ़ाया था, लिपिड, फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है? लिपिड का ओवरव्यू नाम लिखा था, लिपिड को हमने पढ़ा नहीं था, लिपिड आगे टॉपिक आएगा। आज मैंने कहा ना